अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। आज के द आईपीएल शोडाउन में हमारे साथ मौजूद हैं अनस खान मुंबई से। और आज बड़ा ही मज़ेदार मैच चल रहा है शारजा में। और शारजा में पहला मैच खेला गया है और आईपीएल के सीज़न का पहला 200 भी इस सीज़न का हो चुका है। और पाकिस्तान ने बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाई है। और सैमसन ने काफी अच्छी बैटिंग की और बहुत ज्यादा अच्छी उनकी जो हिटिंग थी भी सब देखने को मिली। तो सबसे पहले अनस, आपको मैं वेलकम कहना चाहूंगा। और आप साथ में मुझे ये भी बताएं कि आप कितना एक्साइटेड हैं इस साल के आईपीएल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच फैजल, आपका मुझे बुलाने का। और हाँ बिल्कुल, देखें इस साल आईपीएल डिले हुआ बिकॉज हर किसी को पता है कि क्या रीजन है। पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19, इसकी वजह से ये चीज डिले हुई। और डिले हुई तो उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी जो है थोड़ा बहुत कैंसल हुआ। फिर इस दरमियान हमें शायद एशिया कप देखने मिल सकता था, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप देखने मिल सकता था। बट एज यू नो, बिग थ्री डोमिनेट्स क्रिकेट, तो हम आईपीएल देख रहे हैं। और इसकी बहुत सारी रीजंस है, बट आई थिंक वन ऑफ द थिंग के ये पैसे जनरेट करने की एक चीज है जो ऐसे टाइम पे बहुत जरूरी है आईसीसी के लिए। तो उसके वजह से उन्होंने जो है आईपीएल को ज्यादा तवज्जो दी, क्योंकि पता है कि एक कंट्री से आपको ऑलमोस्ट 70 to 80% रेवेन्यू आ रहा है। तो आप अगर उनको तरजीह नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने फाइनेंशियल पॉइंट से बात की तो हमने ये भी देखा कि यूएई के स्टेडियम्स जो काफ़ी ज़्यादा हमें बोरिंग से लगते थे, लेकिन एडवर्टीजमेंट्स की वजह से विदाउट क्राउड भी काफ़ी अट्रैक्टिव वेन्यूज लग रहे हैं, खासतौर पे दुबई का जो वेन्यू है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो आज का मैच खेला जा रहा है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान। पहले जितने भी मैचेस हुए उसमें थोड़ा सा लो साइड पे रहा, 160 150 के आसपास अबू धाबी और दुबई के पिचेस में हमने देखे कि टोटल्स रहे और काफी क्लोज मैचेस रहे ऊपर से। तो इस मैच में 216 रन्स बने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जिसमें कप्तान स्टीव स्मिथ ने काफी अच्छी बैटिंग की, 69 रन्स किए, 74 किए। तो सबसे पहले तो मैं इस मैच के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, ये टारगेट चेज हो सकता है या नहीं। देखिए बिल्कुल चेज हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड ही ऐसा है। अगर आपने देखा हो, ग्राउंड की डायमेंशंस देखी हो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू न्यूजीलैंड की ग्राउंड की होती है। और अगर इंडिया में देखें तो आप ये बेंगलुरु हो गया या कोलकाता हो गया या फिर मुंबई इंडियंस, वानखेड़े की जितनी फ्लैट पिचेस होती हैं, उस हिसाब से ग्राउंड बनाया गया है। मैं तो बल्कि हैरान हूं कि इन्होंने शारजा में सिर्फ 12 मैचेस रखे हैं, क्योंकि अगर बीसीसीआई को आईपीएल के थ्रू अगर पैसे जनरेट ज्यादा करने हैं तो इन ग्राउंड पे ज्यादा जो है मैचेस होने चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली 12 मैचेस है। और आपने पहले मैच में ही देख लिया कि 200 के ऊपर का जो है रन पड़ गया है, जो कि हमने अमूमन ज्यादातर देखा हुआ है इंडिया में जब आईपीएल होता है। तो आई थिंक चेज हो सकता है, बिल्कुल चेज हो सकता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग, राजस्थान की बॉलिंग में भी इनएक्सपीरियंस है और न्यू टीम है, न्यू प्लेयर्स हैं, तो जेल होने में टाइम लगता है। और आपने देखी होगी कितनी शॉर्ट बाउंड्रीज थी और किस तरीके से सैमसन और फिर लास्ट में आर्चर ने भी उस चीज को जो है उसका फायदा उठाया। ठीक है। और पहले मैच में भी हमने देखा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने टारगेट चेस कर लिया, 163 का टारगेट था। और उसके ही हवाले से मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से। उस दिन जो पहला मैच खेला गया था उसमें एमएस धोनी ने जो डिसीजन लिया था सैम करन को खिलाने का, उसको आप कितना क्रूशल समझते हैं इनकी विक्ट्री में। देखें, इस बार सैम करन को खिलाने की वजह सबसे ये भी है कि उनके जो सबसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर थे ड्वेन ब्रावो, शायद वो इस बार बॉलिंग नहीं कर सकते। उनको कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने सीपीएल में बॉलिंग नहीं की थी। वरना तो हम सैम करन को शायद इनिशियल प्लेइंग 11 में ना देखते। तो सैम करन का खेलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी बॉलिंग को उन्होंने, एमएस धोनी ने जो है ना इन माइंड रखा है। और फिर आपने उनकी हिटिंग भी देखी हुई है कि किस तरीके की हिटिंग करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट मैच में देखा होगा, जब उनको भेजा गया उस वक्त सबको लग रहा था कि शायद शायद धोनी खुद आएंगे। बट वहां पे धोनी ने अपना माइंड गेम ये खेला कि उन्होंने देखा कि टूर्नल की 6 बॉल पड़ी हुई है और उनके पास एक लेफ्ट हैंडर थे, तो उसका फायदा क्यों ना उठा जाए। तो वहां पे मेरे ख्याल से टूर्नल की 6 में से 3 बॉलों में उन्होंने 12 रन बनाए, वहां उन्होंने मैच चेंज कर दिया था। तो उन्होंने दोनों मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई की है और मेरे ख्याल से लग रहा है कि वो जो है मोस्ट ऑफ द मैचेस वो जरूर खेलेंगे। ठीक है। और हमेशा हम देखते हैं लीग्स में डिफरेंट नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, और इस दफ़ा भी हमने देखा कि
आईपीएल ने पहली दफा क्रिकेट में आर्टिफिशियल क्राउड की जो टेक्नोलॉजी यूज की वो हमने देखी पहली दफा। थोड़े फैंस को ये अनोइंग भी लग रही है, लेकिन एक अच्छा फील देने के लिए ये एक अच्छी चीज है, जबकि हमें पता है कि क्राउड अलाउड नहीं है। तो आप इस टेक्नोलॉजी, इस जो टैक्टिक यूज की हुई है, उसको कैसे देखते हैं? आई थिंक देखिए, अभी जब स्पोर्ट्स रिज्यूम हुआ है कोविड-19 के बाद जुलाई में, मेरे ख्याल से जब फुटबॉल रिटर्न हुआ था, क्लब फुटबॉल ने भी ये चीज यूज की हुई आर्टिफिशियल नॉइज की। आई थिंक इट्स फॉर द व्यूअर्स, नॉट फॉर द प्लेयर्स आउट देयर। हमारे लिए दी गई है ये एक चीज ताकि हमें ऐसा फील आए कि हाँ, कि ग्राउंड्स में क्राउड आया हुआ है, कुछ आवाज हो रही है, कोई शोर हो रहा है, वरना अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत ही कुछ फीका फीका चल रहा है। और इस वजह से जो है ना, उन्होंने ये एक चीज ऐड की है। मेरे ख्याल से टाइम लगेगा हमें यूज टू होने में। हम लोग अभी भी जो है ना, वो अभी क्या हो रहा है कि डॉट बॉल हो रही है तो उस पर भी उनकी आर्टिफिशियल नॉइजेस आ रही हैं, सिंगल हो रहा है तो भी आ रही है। सो वी आर नॉट यूज टू ऑल दिस थिंग्स। बट मेरे ख्याल से वक्त लगता है, शायद हम यूज हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी क्राउड तो ला नहीं सकते हम। तो कुछ तो ऐसी फील देनी होगी जिसके जैसे कि हमें ऐसा फील आए कि जो है ना, वहाँ पे क्राउड है। सो थोड़ा सा जो है ना, अभी 50-50 मामला है, कुछ को पसंद आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। बट आई थिंक हम लोग यूज टू हो जाएंगे इससे बहुत जल्दी। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मैच न्यूज़ में रहा, कंट्रोवर्शियल रहा, और मैं उस सुपर ओवर की बात कर रहा हूँ। उस सुपर ओवर में मैं सबको ये भी सबसे पहले बताना चाहूँगा, जिन्होंने मैच नहीं देखा, अंपायर के गलत डिसीजन की वजह से सुपर ओवर हुआ, और उससे किंग्स 11 पंजाब को मैच हारना, मतलब वो मैच हार गए जिसकी वजह से, और वो शॉर्ट रन का डिसीजन था जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। तो आपके ख्याल से क्रिकेट में जब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपके ख्याल से ऐसे डिसीजंस के लिए भी रिव्यू नहीं होना चाहिए? देखें, ये तो ऑलमोस्ट एक ऑब्वियस वाली बात हो गई। जब आपने नो बॉल की जिम्मेदारी भी थर्ड अंपायर को दे दी हुई है, तो आप सारे डिसीजंस चेक करिए ना। आपने एक इम्पोर्टेंट जो है ना, एक क्रूशल मोमेंट पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से जो है ना, टीम का मनोबल यहाँ वहां बढ़ सकता था, वहां पे जो है ना, थोड़ी बहुत एडवांटेज उस दिन जो है दिल्ली को मिल गई थी। पंजाब ने वो मैच ऑलमोस्ट जीत लिया था, इफ नॉट फॉर दैट रॉन्ग डिसीजन बाय द एम्पायर। और हुआ भी यूं कि वो बीच में होता है ना, बीच वाले में वो चीज प्रॉब्लम हुई थी। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट बॉल हो जाती है तो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर तो लास्ट बॉल पे होता और हमें स्क्रीन पे दिख जाता, तो शायद अंपायर चेंज कर सकता था। बट बिकॉज इट हैपेंड इन मिडल ऑफ द ओवर, उन्होंने उस चीज को जो है देखने की वही नहीं की कि शायद कुछ हो सकता था। तो वहां पे वो मिस्टेक हो गई। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा, जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है आपके पास, तो आप हर डिसीजन के लिए यूज किए, ना कि सिर्फ नो बॉल या फिर आप कोई भी डीआरएस वगैरह के, सबके लिए यूज होनी चाहिए। ठीक है। और पिछली एपिसोड में भी मैंने एक काफी यंग टैलेंट के बात की थी, जिनका नाम है देव पाटिकल, और मैं उनसे उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। इस टैलेंट के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि ये पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, और काफी ज्यादा इनके बारे में बात की जा रही है क्रिकेट के जितने भी डिस्कशंस हैं। तो इस प्लेयर की क्या क्वालिटीज हैं, ये जितने भी सुनने वाले हैं वो जानना चाहते हैं आपके व्यू से। बेसिकली ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर जो है अपने डेब्यू किए हैं हर फॉर्मेट में, फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में, और इवन इन T20 इंडिया का जो डोमेस्टिक T20 है, जिसे हम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कहते हैं, उन्होंने लास्ट ईयर उसमें बहुत रन बनाए थे। मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 600 रन बनाए थे उन्होंने, कुछ 10 या 12 इनिंग में, और एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 180। वहीं पे हमने इनकी जो है ना, थोड़ी बहुत झलक देख ली थी, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आरसीबी ने इनको ऑप्शन में पिक किया, और ऑब्वियसली जो आपने ऐसा प्लेयर पिक किया है और आप देख रहे हो कि एक स्लॉट खाली है जहाँ पे आप यंग प्लेयर को खिला सकते हैं, तो उन्होंने जो है ना, देवदूत पडिक्कल को कहा कि आप जाएं, और उन्होंने पहले मैच में दिखा दिया कि उनकी क्या एबिलिटी। और जब आप आईपीएल में परफॉर्म कर दिए, वो भी पहले मैच में, तो फिर जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया आपको जान जाती है। बहुत पोटेंशियल है इस बैट्समैन में। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में ये इंडिया की टीम में जरूर फीचर करेंगे, और हम इनकी और भी ऐसी जानदारी नहीं देखने मिलेगी। ठीक है। अब आगे मैं थोड़ी सी बात करूंगा स्टोनिस की परफॉर्मेंस की तरफ। स्टोनिस ने मैच में 55 रन्स बनाए, और आखिरी ओवर में उन्होंने 1 of 3 बॉल्स को डिफेंड भी किया। तो आप कैसे देखते हैं दिल्ली कैपिटल के इस पिक को, खास तौर पे जब ऑपोजिशन की जो टीम थी उन्होंने काफी अच्छा खेला, और उनकी तरफ से मयंक अग्रवाल ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली, उसके बावजूद इस प्लेयर की ऑलराउंडर एबिलिटीज ने ये मैच उनको जीतने में कामयाबी
हासिल करवाई। तो आप कैसे देखते हैं इस पिक को इस टीम के लिए? स्टॉइनिस अभी इंग्लैंड टूर से आ रहे थे, हमने देखा था कि उनकी 6 इनिंग्स में क्या परफॉर्मेंस रही है। और उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि डायरेक्टली प्लेइंग 11 में उनको जगह मिल सकती है, बिकॉज दिल्ली हैड ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस। बट जब आप उनके कोच को देखें, ऑस्ट्रेलियन हो, और एक तो वो थोड़ी बहुत बायसनेस आ जाती है कि आप अपने प्लेयर्स पे ज्यादा जो है बिलीफ रखते हो। तो उन्होंने पॉन्टिंग ने उनको चांस दिया और उनकी इनिंग ने जो है पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया दिल्ली के लिए। दिल्ली वाला अराउंड 104-5 और सम इन 17 ओवर्स, उनके लास्ट 3 ओवर में 56 रन आए, जिनमें से स्टोइनिस की 50 भी थी। बहुत ही इनक्रेडिबल इनिंग थी। और फिर उन्होंने जो है लास्ट ओवर में 12 रन भी डिफेंड करने थे, जो कि शायद नहीं हो पाते अगर वो रॉन्ग डिसीजन करना होता। बट लक थी उस दिन उनके साथ और उन्होंने जो है बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। चले आगे चलकर बात करते हैं, यूनिवर्स बॉस की तरफ चलकर बात करते हैं। क्रिस गेल की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिस गेल ने आईपीएल में बहुत ज्यादा रन्स किए हुए हैं और वो T20 क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं। ओवर द इयर्स उनकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस आईपीएल में क्या क्रिस गेल की चांस है कि वो ओपन करें अगले मैच में, खास तौर पे जब केएल राहुल काफी अच्छे उनके ओपनर है, कैप्टन है, और साथ में मयंक अग्रवाल ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेल ली है। तो आप अब गेल की पोजीशन को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट है, बहुत लंबा टाइम है, 14 मैचेस होते हैं। तो आप स्टार्टिंग में देख रहे होते हो कि आप अपनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेट करना चाह रहे होते हो कि आप कौन से बेस्ट प्लेयर ले सकते हो। और मेरे ख्याल से क्रिस गेल जो है वो अभी कुछ लास्ट मोमेंट पर ही आए थे, तो शायद फुली फिट ना हो। अदरवाइज अगर वो फुली फिट हो और टीम में ना आए प्लेइंग 11 में, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी वो चेक कर रहे हैं कि क्या हम खिला सकते हैं, क्या नहीं खिला सकते। बट मेरा नहीं ख्याल है कि उन जैसा प्लेयर बहुत टाइम तक बाहर बिठा सकते हैं, या फिर अपने जो है उनको मयंक अग्रवाल, अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है पोजीशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर गेल टीम में आते हैं। सही है। अब मैं आपसे आगे जाके एक और टैलेंट की बात करूंगा। और लीग्स में क्रिकेट फैंस की यही कोशिश होती है कि अच्छा सा अच्छा टैलेंट उनकी कंट्री के लिए इससे ग्रूम होकर आए, टीम में एक उसको एक्सपीरियंस मिलकर आए। तो इसी तरह एक प्लेयर आप जानते ही हैं, रवि बिश्नोई हैं, और वो काफी टैलेंटेड हैं। और आप क्या देखते हैं उनके इंडिया की टीम में आने के कितने चांसेस हैं, कंसिडरिंग कि इंडिया के ऑलरेडी जो स्पिनर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं और टैलेंटेड भी हैं। तो इस प्लेयर की क्या पोजीशन समझते हैं, कंसिडरिंग के उनका टीम में डेब्यू हो सकता है? आई थिंक हमने अभी रिसेंटली उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही सेमीफाइनल में। और वहीं से देखने में लग रहा था कि इनमें पोटेंशियल है, अच्छा एक्शन है, फ्लिपर है, स्लाइडर है, हर तरीके की इनके पास वेरिएशंस है। और इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है आईपीएल में अंडर अनिल कुंबले। अनिल कुंबले पंजाब के कोच हैं। तो ऑब्वियसली जब आपको एक इतना अच्छा मेंटोर मिल जाएगा तो आपका फ्यूचर इस तरीके से भी सिक्योर हो सकता है। हमने फर्स्ट मैच में देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है अय्यर और पंत को फंसा के रखे, जबकि हमें पता है कि दोनों ही बहुत अच्छे स्पिनर के खिलाड़ी हैं। तो पोटेंशियल बहुत है। और मेरे ख्याल से इंडिया के पास इस वक्त स्पिन बॉलिंग ले ले या फास्ट बॉलिंग ले ले, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जो कि मेरा नहीं ख्याल है 10 से 12 साल पहले थे। अब इंडिया कैन पॉसिबली प्ले 2 टीम्स एट अ टाइम अगर खिलाना चाहें तो मैं देख रहा हूँ रवि बिश्नोई को बहुत जल्दी इंडिया टीम के लिए जो है ना वो परफॉर्मेंस भी करेंगे और बहुत जल्द ही फीचर करेंगे, क्योंकि T20 इज द फर्स्ट एक्सपोजर टू योर इंटरनेशनल करियर। हम देखते हैं कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपको फर्स्ट मिलती हैं वो T20 के थ्रू मिलती हैं। तो चाहल तो ऑब्वियसली सबको पता है उनकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। बट अगर कहीं छोटी मोटी सीरीज हुई एसोसिएट नेशन के साथ तो मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई को बहुत जल्दी चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है। और मैं आपसे अगली टीम के बारे में पूछना चाहूंगा, सनराइज के बारे में। और सनराइज हैदराबाद के इस साल की टीम थोड़ी सी वीक लग रही है, खासतौर पे अगर उनका मिडिल ऑर्डर देखें तो थोड़ा वीकर साइड पे है, बॉलिंग उनकी इनएक्सपीरियंस लग रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस टीम के क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और क्या ये टीम क्वालिफायर्स तक पहुंच सकेगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फैजान आपने। अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर टू लोअर मिडिल ऑर्डर देखते हैं, काफी इनएक्सपीरियंस है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनको मैच जिता सकता हो। अगर आपने उस दिन में देखा हो तो टॉप 3 है भी है। और अगर टॉप 3 में से अगर टॉप 2 ना चले तो इनके टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बॉलिंग में भी इस बार मुझे जो है ना इनकी वो धार नहीं नजर आ रही है। राशिद खान ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बट अदर देन हिम
मुझे नहीं लगता कि इस बॉलिंग में वो दमखम है कि जो है ना इस टीम को आगे ले जाए। सो दे हैव टू बी रियली रियली डिपेंडेंट ऑन वार्नर, बेस्टो, मनीष पांडे एंड मेरे ख्याल से केन विलियमसन को भी इनको टीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि इनके पास इनएक्सपीरियंस है मिडिल ऑर्डर में। तो शायद मनीष पांडे को फिनिशर का रोल निभाना पड़ेगा। और इनके पास एक और यंगस्टर है, अब्दुल समद, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वो हिटिंग एबिलिटी भी रखते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको भी आप बहुत जल्दी देखेंगे खेलते हुए इस टीम के लिए। और फर्स्ट मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 जो है थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। एक दो प्लेयर यहाँ वहां करते तो शायद बेहतर होता, बट चांसेस इस बार मुझे इनके कम लग रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। बहुत अच्छी टीम थी और बहुत अच्छे से जय की थी, बट इस बार थोड़ी सी मुझे उसमें जो है ना कमी नजर आ रही। ठीक है, और अब मैं आपसे आपके शहर की, आपकी टीम के बारे में पूछना चाहूंगा। कल उनका मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, और केकेआर का पहला मैच है कल, और मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच हार कर मैदान में आएगी। तो आप कैसे देख रहे हैं आपकी टीम को कमबैक करते हुए? उनको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, और उनका इस टूर्नामेंट में आप टीम कैसे देख रहे हैं? आई थिंक अगर आपने 2014 का आईपीएल सीजन देखा होगा तो 20 मैचेस हुए थे यूएई में, जिनमें से 5 मैचेस मुंबई इंडियंस ने खेले थे यूएई में और पांचों के 5 हारे थे। और छठा मैच जो कि पहला मैच था इस सीजन का वो भी हारे। तो मेरे ख्याल से इनकी यूएई में अब तक कॉम्बिनेशन जो है सही से फिट नहीं बैठ पा रही है। बट अगर आप टीम देखें तो टीम में कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक प्लेयर है इनके पास। ऑब्वियसली द कैप्टन हिमसेल्फ, देन पंड्या ब्रदर्स, पोलार्ड, और बॉलिंग में भी अच्छा दमखम रखते हैं। ओवरसीज इनके पास पेसर हैं, बुमराह का एक्सपीरियंस भी है, और साथ ही साथ इनके पास राहुल चहर है जो कि इंडिया के लिए फीचर कर चुके हैं T20 में। तो टीम अच्छी है, बट मेरे ख्याल से अभी उनको अपनी कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल पा रही। अगर अगर इस टीम ने कॉम्बिनेशन सही पकड़ लिया तो मेरे ख्याल से ये टॉप 4 की टीम है। ठीक है, और विदाउट एनी सरप्राइज मुंबई इंडियंस अगर टॉप 4 में आएगी तो हम सब एक्सपेक्ट भी उनसे यही करते हैं। और उन्होंने जितनी ज़्यादा ओवर द ईयर्स परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं तो दैट वुड बी नॉट समथिंग न्यू, और उनके पास काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। और अब मैं आगे चलता हूँ पिचेस की तरफ, और पिचेस के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिंस देयर आर ओनली 3 वेन्यूज, यूजली आईपीएल में टीमें 8 हैं, मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वेन्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं। इस दफा सिर्फ 3 वेन्यूज हैं जिसमें से ज्यादा फोकस दुबई और अबू धाबी पर है, और इसकी वजह से कंडीशंस भी अगर हम देखें तो हॉट एंड ह्यूमिड है। तो जितने मैचेस गुजरते जाएंगे पिच की कंडीशन भी खराब होती जाएगी। तो आपके ख्याल से आईपीएल की जो मैनेजमेंट है वो इस जो इशू को कैसे रिजॉल्व करेगी, क्योंकि इससे जो मैचेस की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर हम देखें तो आने वाले मैचेस में हमें 120 130 रन की बहुत सारे मैचेस देखने मिल सकते हैं, और बहुत सारी टीम है जो डिफेंड भी कर सकती है टारगेट को। तो ये ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग थिंग है। और कंडीशंस को अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज पिच अगर जो बनती है वो कंडीशंस की वजह से ही जो है चेंज हो सकती है। बट यहाँ हमें पता है सितंबर का टाइम है और ड्यू भी होगी, मॉइस्चर होगा, तो जो है ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा पिचिस को। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ टीम को देखना होगा कि वो अपनी टीम्स कैसे खिला रहे हैं, किस तरीके के प्लेयर्स आ रहे हैं। और क्योंकि जितनी भी टीम्स थी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ अपने होम ग्राउंड के बेसिस पर बनाई थी, उनको नहीं पता था कि मैचेस यूएई में होने वाले। तो ये चैलेंज रहेगा हर टीम के लिए कि वो अर्ली ऑन अपनी कॉम्बिनेशन अगर पकड़ ले, उन्हें पता हो कि कौन सी पिचेस पे उनको कितने स्पिनर खिलाने हैं, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, तो वही टीम आगे जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि पिचेस का हम कुछ भी नहीं कर सकते। द जो क्यूरेटर्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि पिच को जितनी अच्छी से अच्छी हो सके बना सके। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जैसा कहा कि वहां पे जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि पिच अपने आप को बनाए रख सकती है, बिगाड़ सकती है। बट मोस्ट चांसेस यही है कि जितना एक जगह पे मैचेस होंगे उतनी पिच खराब होती चली जाएगी। चलें आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और ये सवाल थोड़ा सा आईपीएल से हटकर है। अभी रिसेंटली ये काफ़ी फेमस वेबसाइट ने आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें उनका ये कहना है कि इंग्लैंड को इंडिया शायद यूएई में होस्ट करे। तो आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, और ये भी बता दें इस न्यूज़ की क्या ऑथेंटिसिटी है, और बीसीसीआई का इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है या नहीं? तो इस बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दें हमारे सुनने वालों को। बीसीसीआई से ऑफिशियल अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इवन दो रूमर्स हैं इस बात की
कि यूएई में सीरीज हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में जिस तरीके से ये पैंडेमिक फैला है, इट इज आउट ऑफ कंट्रोल एट द मोमेंट। गवर्नमेंट ने जितना कोशिश हो सकी की, बट जब ये चीज फैलने वाली थी तो बहुत बुरी तरीके से फैली है। ऑलमोस्ट इंडिया में 29 स्टेट्स है और बैडली लाइक 2022 आर बैडली अफेक्टेड बाय इट। तो 6 महीने हो चुके हैं हमें लॉकडाउन में, अब तक कंट्रोल में नहीं आ रहा और आने वाला टाइम भी मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा। सो इंडिया माइट प्ले देयर होम सीरीज वर्सेस इंग्लैंड इन यूएई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद अगला आईपीएल भी वहीं पर हो, क्योंकि अगला आईपीएल ऑब्वियसली अप्रैल मई के सीजन में ही होगा। बट अभी कोई भी कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं है, ऑल आर रूमर्स। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये पेंडेमिक जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो और हर मुल्क को अपने मैचेस अपने मुल्क में खेलने मिले। जी बिल्कुल, आपकी काफ़ी अच्छा मैसेज भी है सारे लोगों के लिए। और जाते जाते एक क्वेश्चन आ गया है हमारे फॉलोअर्स की तरफ से। उनका कहना यह है कि कोर टीम कितना मैटर करती है आईपीएल में। मुंबई इंडियंस सीम्स टू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट कोर ऑफ देयर टीम, लोकल प्लेयर स्ट्रेंथ। कैन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग लोकल कोर गो टू विन यू टूर्नामेंट्स? तो आपकी टीम के बारे में ये कमेंट है, तो आप इस मैंने यही कहा था कि हर टीम अपने होम ग्राउंड के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बनाती है कि हमें ये प्लेयर चाहिए होंगे तो ये हमारे होम ग्राउंड के हिसाब से फिट हो सकती है। बट वही मैंने कहा ना कि लास्ट मोमेंट पे किसी को पता नहीं था कि आईपीएल यूएई में हो रही होगी, तो वो टीम बहुत बैडली अफेक्ट होगी जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ और होम ग्राउंड पे फोकस किया होगा। अदरवाइज अडेप्ट करने की बात आती है तो बहुत सारी टीम है जो अडेप्ट कर सकती है। अगर आप देखें आरसीबी की टीम इस वक्त बहुत अच्छी है। इवन दो जो उन्होंने दूसरे मैच में अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी, वो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है। उनके पास मॉरिस जैसा डेथ बॉलर है, मोइली जैसा ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है। तो वो अगर इस टीम में आए तो मेरे ख्याल से ये आरसीबी का सीजन हो सकता है। एंड आई नो दैट आरसीबी के बहुत ज्यादा जो है फैंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूट्रल्स। इसकी वजह भी ये है कि उसमें कोहली और एबी डिविलियर्स है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये साल जा रहा है और गुजरा है, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, तो दिस माइट बी आरसीबी सीजन टू विन। और फिर मेरे ख्याल से पीएसएल में भी लाहौर के लिए भी शायद अच्छी न्यूज हो कि कुछ अच्छा ही हो जाए भाई। और आरसीबी को लाहौर कलंदर से भी काफी ज्यादा लोग कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिकॉर्ड। तो इस साल उनका भी क्वालिफायर में हो चुकी है और फिर एंट्री। एक कॉमन चीज तो और भी है कि डिविलियर्स दोनों के लिए खेल चुके हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ मैं अभी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं और बाकी जितने भी मुल्कों से इस वक्त ये शो सुन रहे हैं, उन सबका शुक्रिया। और अनस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त निकाला और हमारे शो में काफ़ी अच्छी डिस्कशन की और हमें आईपीएल के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप सब मुझे और अनस को इजाज़त दें और आप सब अपना ख्याल रखें। एंड लेट्स होप कि क्रिकेट सारी कंट्रीज में वापस आ जाए और सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रिज्यूम हो जाएं और हम सब फैंस को क्रिकेट रेगुलर जैसे हम देखते आए हैं इतने सालों से वैसे ही देखते रहें। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।